अंदर अभी तक हमने सांभर यानी शाकंभरी के चौहान पढ़े हैं, उसके बाद में फिर हमने अजमेर के चौहान पढ़े हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। चौहानों की अलग अलग स्थानों पर जो है वो पूरी हम पढ़ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हमने सांभर या शाकंभरी के जो चौहान है उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में फिर सांभर से ही जो चौहान है वो गए थे कहां पर, अजमेर। अजमेर के चौहान पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। हेडिंग डालिए रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान की बात करते हैं तो रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या हो, लेकिन कौन से ग्रंथ के अनुसार है? मतलब ऐसा आ जाए तो बैठे धुरी को नहीं टेंशन ना बताया करो, कोई पूछ और वो लोग आएंगे, अरे क्यों नहीं हो, शांति है कुछ नहीं। हाँ मतलब ऐसा कभी आ जाए तो, हाँ तो देख लें आ जाए तो बताएंगे। भाई अगर आप कह रहे लोड नहीं लेना आ जाए, हाँ आज मतलब ऐसे आपको हुआ क्या, कुछ भी बता नहीं रहे हो, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं थाना अगला नहीं, थाना सबने पूछूं, थाना को टेंशन है कहीं, अंदर लगे क्या हाल है? ये तो सर्दियों की बात है ना। लिखो। नहीं नहीं वो रामनगर, वो गंगानगर। प्रारंभिक जो नाम था रणथंभौर का ये क्या था? रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर ना ना। हम्म। रणस्तंभपुर। दूसरी बात, रणथंभौर के जो चौहान हम पढ़ रहे हैं यहां पर अच्छा सबसे पहले ये है कहां वर्तमान में, वर्तमान के अंदर रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो है वो किसने बसाया था? माधो सिंह ने। माधो सिंह फर्स्ट ने। माधो सिंह फर्स्ट ने। मतलब ये माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह फर्स्ट कछावा शासक है। इसका मतलब ये जो किला है ये किसके अधीन रहा होगा कभी? कछावा शासकों के। चौहानों के बाद में ये किसके पास में गया? कछावों के पास। लेकिन फिर ये डायरेक्ट गया मुगलों के पास। इसीलिए इस किले को लेकर बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं, कभी हाड़ाओं के मध्य, कभी इधर कछावा शासकों के साथ, लेकिन वो आगे की बात। वर्तमान में ये कहां है? सवाई माधोपुर। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है वैसे, ऐसे बताना चाहे तो? हाँ ना ना, ये 1763 ईस्वी के अंदर बसाया गया। और किसके द्वारा बसाया गया है? सवाई माधो सिंह फर्स्ट द्वारा। फर्स्ट। रणथंभौर के जो चौहान पढ़ रहे हैं यहां पर जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम क्या है? गोविंदराज। गोविंदराज चौहान। और स्थापना जो है वो कब हुई है? 1194 ईस्वी के अंदर। और 1194 ईस्वी में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया है इंडियन हिस्ट्री में। कौन सा? है जी? हाँ यस 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 यस, गोरी और जयचंद गहड़वाल के मध्य चंदावर का युद्ध। जयचंद गहड़वाल की हत्या होती है उसी युद्ध में। जयचंद गहड़वाल की जब हत्या होती है चंदावर के युद्ध में, तो जयचंद गहड़वाल का पुत्र होता है क्षेत्राम। क्षेत्राम का पुत्र होता है रावसिहा। रावसिहा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने जाता है कन्नौज से गुजरात। तब वो बीच रास्ते में रुकता है पाली। पाली में 1240 में स्थापना करता है राठौड़ वंश की रावसिहा, जयचंद गहड़वाल का पोता। लॉर्ड तो ये कहता है लोग कन्नौज थे तो उनका जो पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन है वो कन्नौज से गुजरात हुआ करता था, तो राजपुताना से होकर गुजरे, वो बीच में ठहरे थे पाली में। लिख लिया? एक बात और लिख लीजिए आप, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग। झायन दुर्ग मतलब रणथंभौर यदि जीतना है तो उससे पहले आपको क्या जीतना पड़ता है? जाइन। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रणथंभौर के अंदर कुल कितने चौहान शासक हैं और उनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से क्या क्या पूछता है। ये तो लिख लिया आप सबने? सभी लिख लिया? अब देखिए बोर्ड पर रणथंभौर के अंदर कुल कितने शासक। देखिए नंबर फर्स्ट है गोविंदराज। दूसरे जो शासक हैं वो है
वल्हण देव। तीसरे जो शासक हैं वो है वीर नारायण। नंबर 4 जो शासक हैं वो है बाघ भट्ट। नंबर 5 जो शासक हैं वो है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो अभी हम पढ़ गए हैं, क्यों पढ़ा इनको? यस, इसी बंदे का दूसरा नाम है जयसिम्हा। और नंबर 6 जो शासक हैं वो है आपके सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक, जिसका नाम है हमीर देव चौहान। वैसे यदि क्वेश्चन बनना चाहिए आरपीसी के अनुसार, तो क्वेश्चन बनता है केवल फाउंडर और अंतिम कि संस्थापक तो कौन है रणथंभौर के चौहानों में? गोविंदराज। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? हमीर देव चौहान। ज्यादातर यदि क्वेश्चन बनता है तो हमीर देव चौहान से ही बनता है, लेकिन इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं गोविंदराज से, तो क्या ही क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो ये किसका पुत्र है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है, जो कि अजमेर के अंतिम चौहान शासक है। दूसरी बात, गोविंदराज जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आया? तो ये गोरी का गुलाम था। गोरी ने जब पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था तराइन के दोनों युद्धों में, तब दूसरे युद्ध के तहत हुआ था। और ये जो गोविंदराज है वो किसकी अधीनता स्वीकार करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गोविंदराज को कौन सा स्थान देता है? रणथंभौर। और यही 1194 के अंदर गोविंदराज द्वारा किस शाखा की स्थापना की जाती है? चौहान। बस ये क्वेश्चन। वल्लण देव के समय हम चर्चा करते हैं तो इनके समय बस इल्तुतमिश का आक्रमण यहां होता है, और वो भी असफल। वीर नारायण के समय की हम बात करते हैं तो वीर नारायण के समय में भी इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश जब असफल होता है तो वीर नारायण को दिल्ली बुलाता है और धोखे से वहां मार देता है। तो ये एक यूनिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि रणथंभौर के चौहानों का वह शासक जिसे दिल्ली बुलाकर धोखे से मारा गया कौन था? वीर नारायण। और किसके समय की बात है ये? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली सल्तनत के अगले जो सुल्तान है वो इसकी पुत्री बनती है, जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना बाघ भट्ट के समय 2 सेनापतियों को भेजती है, जिसमें एक का नाम तो है मलिक कुतुबुद्दीन और एक है हसन गोरी, और वो दोनों असफल होते हैं। इसका मतलब प्रयास किया जा रहा है रणथंभौर को जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाए हैं यहां तक। जैत्र सिंह के समय यहां पर फिर आक्रमण होता है, लेकिन जैत्र सिंह के समय आप देखेंगे इनका जो टाइमिंग है वो है 1250 से लेकर 1282। और दिल्ली सल्तनत के अंदर इस समय क्या चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा है? दिल्ली सल्तनत से पढ़ा हो तो कभी? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, मतलब यस। हाँ, 1320 बहुत ज्यादा हो गया। 1320 खिलजी, हाँ नहीं नहीं इनका सही है, इनने पढ़ रखे नहीं इसीलिए। चलो कोई नहीं, लिखाते हैं अभी आपको। जैत्र सिंह के समय कोई खास बात नहीं। हमीर देव चौहान के समय खास बात है कि राजस्थान के अंदर वो पहली घटना होती है जिसे हम शाक्य के रूप में पढ़ते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए गोविंदराज। गोविंदराज नहीं, सिंगल क्यों? सिंगल नहीं उतारना है, हेडिंग डालो आप गोविंदराज में। बहुत सारा डिटेल लिखूंगा इसमें ना। शाबाश, कितने समझदार हैं आप। हेडिंग डालिए गोविंदराज। गोविंदराज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहली बात लिखिए पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। मतलब ये बात लिखते वैसे हाथ कांप से रहे नहीं। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र और किसकी अधीनता? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि किसका गुलाम है? गोरी का। और इनका बाजी गोरी लड़िया। लिखो लिखो, काम पर क्यों लिखो, हाथ लिखिए। दूसरी बात लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गोविंदराज को रणथंभौर दिया गया। रणथंभौर दिया गया। गोविंदराज द्वारा 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना। कहां पर की गई? देखो, सांबर के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन है? वासुदेव चौहान। कब? अजमेर के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन? कब है? और रणथंभौर के अंदर चौहानों का फाउंडर गोविंदराज, और कब है? इसीलिए इनको रणथंभौर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर जनक कह सकते हैं। रणथंभौर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, क्योंकि इनके द्वारा ही यहां रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की शाखा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो यहां से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो ये 4 है, बाकी क्वेश्चन जो बना है वो यही है।
देखो ऐसी बातें तो एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। जिस हिसाब से पिछले 2 साल में ट्रेंड बदला है ना, तो ऐसा क्वेश्चन तो कतई नहीं पूछता है कि हमारा कोई यहाँ का हिंदू राजा है किसी की अधीनता स्वीकार करे। ऐसा क्वेश्चन पिछले 2 सालों में नहीं आया है। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चनों का चेंजमेंट कभी नहीं पूछ रहा है कि किसी हिंदू राजा को किसी मुगल द्वारा कोई सूबेदारी दी, कोई उपाधि दी। पिछले 2 साल में तो नहीं आया है, हैं? क्या वो फर्रुखियत की बात है ना। मुगलों से संबंधित इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, देखो क्या हो जो भी। बाकी इतिहास से तो क्वेश्चन भी लुप्त से हो गए हैं, केवल क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो कोई आधुनिक से कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई किसान आंदोलन से आ जाए तो आ जाए। तो ये 2 क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नंबर 2, वल्हण देव। वल्हण देव, वैसे वल देश किसे कहते हैं? वल देश, वो तो वल्लण देव लिखा है, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं ऐसे, मतलब ऐसे कभी पढ़ा हो ऐसे? वल देश कहीं पढ़ा होता है ऐसे, मतलब राजस्थान के कहीं आसपास बाहर, कोई अमेरिका है, यूएसए, यूरेशिया, यूरोप, वल देश नहीं पढ़ा? कौन सा? जैसलमेर का प्राचीन नाम है ये, कहा करो बेटी बाप, वल देश। याद करो प्रतिहार शासक जिसका नाम था शिलुक, शिलुक ने वल देश के शासक देवराज भाटी को पराजित किया। नहीं तो भूल गया गुजर प्रतिहार। और पढ़ा जना क्यों? हाँ सर, भट्टर फटर ककू कर कहिया अबे बस। हाँ? मतलब आपको रोज पूछते हैं ना, तो आपको मतलब ऐसे रिवीजन के तौर पर याद रह जाता है नहीं। मैंने अभी पूरी वापस याद, देखो वल देश, जैसलमेर, सिल्लुक। वल्हण देव के समय लिखो, इसका समकालीन लिखो, समकालीन, समकालीन, समकालीन लिखिए। समकालीन लिखो। वल्लभ देव के समय समकालीन कौन है? तो लिखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, गुलाम वंश का शासक है ये, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। देखो आपके सिलेबस में कभी ऐसे नाम लिख रखे होते हैं ना, दिल्ली संबंध, या फिर लिख रखा होता है मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंध, ऐसे होते हैं सिलेबस में लिखे हुए। दिल्ली संबंध का मतलब है दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश हुए। दिल्ली के जो शासक, 5 वंश के जो राजा हैं, इनको तो कहते हैं सुल्तान। सुल्तान नाम आते ही आपको यह समझ आना होता है कि बात दिल्ली सल्तनत की हो रही है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। सबसे पहला कौन सा वंश हुआ है? तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। ये जो 5 वंश हुए हैं, इन 5 वंश के जो शासक हैं उनको तो क्या बोलते हैं? सुल्तान। और जैसे ही आप नाम लेते हैं बादशाह, इसका मतलब समझ आना है बात मुगलों की हो रही है। और मुगलों की शुरुआत जहां से है वो है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब, औरंगजेब तक। इसके औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट है। तो ये तो है सुल्तान और ये क्या है? बादशाह। अभी हमने जो नाम लिखा है इल्तुतमिश, वो इस वंश का शासक है। कौन सा? गुलाम। हमीर देव चौहान का समापन किस वंश तक हो जाएगा? खिलजी। मतलब उसके बाद में इनका कोई संबंध रहेगा नहीं। और क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो इस प्रकार के कोई संबंधों से आते हैं, शिक्षक भर्ती में स्पेशल। तो ये जो नाम लिखा है ये इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश का शासक है, इसीलिए हमने लिखा है ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। मतलब गोरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। तो इनके समकालीन था। इनका असफल, असफल आक्रमण हुआ था, जीत नहीं पाए थे। मतलब बुकों में केवल इतनी वल्लभ देर की है कि वल्लभ देव के समय इल्तुतमिश का असफल आक्रमण हुआ था। फिर इसके बाद में नंबर 3 लिखिए वीर नारायण। वीर नारायण, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबकी। हाँ तो कुतुबुद्दीन, क्योंकि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गया फिर वो अगले राजा के अंडर में आ गया ना। भाई ऐसे तो मेवाड़ जो है वो आप देखेंगे पूरा, तो अकबर ने पूरा चित्तौड़ जीता था, पूरा उदयपुर जीता था। लेकिन वापस जब जहांगीर बने तो आक्रमण भी हुआ, संधि भी हुई। पूरी पीढ़ियों के लिए नहीं जाता है ना, उस समय रहता है केवल जिस समय वो स्वयं रचा सके। चले आगे, नंबर 3 हेडिंग लगाइए वीर नारायण। वीर नारायण, वीर नारायण के समय भी इल्तुतमिश ही थे।
और इल्तुतमिश जब नहीं जीत पाए थे तब कहते हैं कि वीर नारायण को दिल्ली बुलाया और धोखे से वहां पर मार दिया। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन होता है, मतलब यूनिक सी बात है, ऐसी हम और कहीं पढ़ते नहीं है। तो ये भी समकालीन किसके है? इल्तुतमिश के। समकालीन का मतलब यही है कि जिस समय रणथंबोर का शासक वीर नारायण था उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। फिर लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली बुलाकर वीर नारायण की धोखे से हत्या कर दी गई। धोखे से हत्या कर दी गई। ये लाइन वैसे कभी पूछी नहीं गई है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होती है जी। हाँ, मतलब इल्तुतमिश भी जब यहां आया था ना, एक युद्ध करने आया था, आपको पता हो तो, मेवाड़ के शासक से, जिसका नाम है भूताला का युद्ध। उस भूताला के युद्ध के तहत परेशान किया था, तो बुला लिया क्या और पार्टी करा। जानो नहीं, इसीलिए नहीं जाना चाहिए, कोई दिल्ली बुलावे तो नहीं जानो, और देख लो हैं? मोदी जी आए तो उनको हस्तकला निर्मित एक तलवार दी गई थी, उस कारीगर का नाम क्या है? ये ध्यान रखना आप। बाकी आवे कि नहीं आवे, कारीगर को नाम था जरूर रख लो, हस्तकला टॉपिक है सिलेबस में। नहीं मतलब वो तो चलो, लेकिन जो तलवार भेंट की है ना, वो प्रॉपर हमारे राजस्थान के कारीगर द्वारा बनाई गई, वो पूछ लेगा। दो बातें आप देखोगे, दो बातें और नहीं आएगी जी। नंबर 4, अगले शासक, अगला शासक है जिसका नाम है आपके बाघ भट्ट। बाघ भट्ट, बाघ भट्ट के समय याद रखिएगा समकालीन कौन है? समकालीन है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है ना, भारत की प्रथम महिला शासिका। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। तो इन्होंने मलिक वे हसन गोरी को रणथंबोर अभियान पर भेजा था। लेकिन असफल ही रहे बस। तो इनके बारे में कोई उल्लेख मिलता नहीं है ना, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जिसके है वो है हमीर देव चौहान, माता पिता से लेकर एंड तक, जहां तक केसरिया और उनकी पत्नी जौहर कर लेती है वहां तक। लिख लिया। नेक्स्ट नंबर 5, और अगले नंबर 5 कौन है? जेतर सिंह, गोविंदराज वल्लभ देव वीर नारायण बागभट्ट, और अगले कौन है? जेतर सिंह। नंबर 5 जेतर सिंह या फिर जयसिम्हा। इनका टाइमिंग मिलता है क्योंकि इनके शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 1250 से लेकर 1282। इनके समकालीन की बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, तो इनके समकालीन नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद का असफल आक्रमण हुआ था। आक्रमण। हाँ, इसीलिए पूछेगा वो, चंदन की लकड़ी। तो नासिरुद्दीन महमूद, ये एक बात समझ में नहीं आई, ये दिल्ली वाले इस पे आक्रमण कर क्यों रहे हैं रणथंबोर पर? चाहते क्या वो? चंदन की लकड़ी, पुष्पा की टूर है क्या यहाँ रणथंबोर में? सर इशू कहीं गड्डी जो सगला रणथंबोर करे, ऐसा क्या है मतलब?
अच्छा ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता कहीं नहीं जाता है, आपको कहाँ जाना है? हैं? मतलब आप अपने स्वयं विवेक से बता सकते हैं यहाँ क्यों बार बार आक्रमण कर रहे हैं ऐसे, मतलब कौन जानू है? यस, रणथंबोर से होते हुए ये कहाँ जाना चाहते हैं? मालवा। अब आप कहेंगे सर ये दिल्ली से डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे? डायरेक्ट उधर नदियां है जी, उधर नदियों का बहाव है, इसलिए सेना लेकर तो कैसे जाएंगे? कोई भगवान श्री राम तो है नहीं कि जो सेतु बना के निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसीलिए रणथंबोर जो है ये मालवा के रास्ते में आता है, इसलिए मालवा जब अभियान करना होता है तो किधर से गुजरना पड़ता है? रणथंबोर से। इसीलिए ये चाहिए उनको, एक रणथंबोर और एक उधर से क्या चाहिए होता है? चित्तौड़गढ़। तो वो तो हाथ आया नहीं, इसलिए सोचे हैं कि रणथंबोर अपने अधिकार में करके फिर मालवा से होते जाए, और मालवा अभियान होते ही इनका। इनके बारे में एक तो ये बात, एक इनका शासनकाल, और शासनकाल की याद में क्या बनी हुई है? शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी। अब ये कहां बनी हुई है, किसने बनाई है, ये आप सबको पता है ना? इसलिए बताओ फटाफट, इसके अलावा और कहां कहां है? ये तो रणथंबोर में ना, इसके अलावा और कहां कहां है? मांडल। बस अब आपने मांडल बता दिया, अब बाकी वाले और कहां है 32 खंभों की छतरियां? जोधपुर में। किसकी है? सूरा की? सूरा की है, किसकी है? अच्छा सूर्य कवरी की। ओके, और कहां एक? किसकी है वो? वो है जोत सिंह की छतरी, जो कि बदनौर में बनी हुई है ना। चलो, अब अगले जो शासक हैं वो इनके पुत्र बनेंगे, और इनके पुत्र का नाम है हमीर देव चौहान। लिख लीजिएगा, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हाँ, इन्हीं की छतरी न्याय की छतरी है, इन्हीं की छतरी क्या है? यस 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 यस। अब हम हमीर देव चौहान, रणथंबोर के चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक, इनके बारे में एक एक बात जो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का सबसे पहले लिखिए जीवन परिचय। हमीर देव चौहान का जीवन परिचय। पिताजी का नाम तो क्या है? जेत्र सिंह, या फिर हाँ, याद रखना नाम यही आने वाला है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है जेत्र सिंह है मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक, जिन्होंने इल्तुतमिश से युद्ध किया था भूताला का, और जीता भी था, वो प्रसिद्ध है। माता का नाम क्या है? हीरा देवी। वाक्य में हीरो जन्यो सा, हीरा देवी हीरो जन्यो। नाम है हमीर देव चौहान। इनकी पत्नी का नाम भी लिख ही लेते हैं हम, रंग देवी। इंपॉर्टेंट है इनके लिए, हमारे लिए पढ़ने के हिसाब से, रंग देवी, क्योंकि ये राजस्थान की पहली महिला है जो जोहर करेगी, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है इनका। अब मैं आपसे क्वेश्चनों की शुरुआत कर देता हूं। देखिए, हमीर देव चौहान के गुरुजी का नाम है राघव देव। ये यूनिक क्वेश्चन है जो नहीं पूछे गए, तो इनका ध्यान रखना। हमीर देव चौहान के गुरुजी का नाम तो क्या है? राघव देव। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या है? राघवेंद्र। क्या नाम है? राघवेंद्र। और इनके गुरुजी का नाम क्या है? राघव देव। इनके जो दरबारी हैं, ये भी कभी नहीं पूछा है लेकिन बहुत यूनिक, याद रखिए। इनके जो दरबारी हैं उनका नाम है बीजादित्य। क्या नाम है? बीजादित्य। एक यज्ञ पढ़ के आए हम जिसका नाम है राजेशु यज्ञ, किस शासक द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? मजा नहीं आया, किसके द्वारा किया गया? हाँ, तो धन्यवाद लगे थे जोर के वहां बोल की। धमकी से तो नहीं बोलेंगे सर, तो धीरे से प्रेम से बोले तो बोल उठे। पढ़ के याद आ रहा है, ऐसे दिमाग में आ तो रहा है ना? आ रहा है कहाँ? रजी। हाँ सर, हाँ। इसी प्रकार से एक यज्ञ जो है वो हमीर देव चौहान द्वारा, और इनके द्वारा जो यज्ञ किया गया था उसका नाम है, याद रखिएगा,
कोटिजन यज्ञ, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। कोटिजन यज्ञ, जैसा कि आपको बताया था, ये यज्ञ कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक राजा जो है वो अपना घोड़ा छोड़ता है, उसके पीछे गुप्तचर अपने सैनिक छोड़ता है। यदि कोई दूसरी रियासत का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो फिर जिसने घोड़ा छोड़ा है उसे युद्ध करना पड़ता है, और यदि घोड़ा नहीं पकड़ता है तो राजा है ये। फिर पूछा क्वेश्चन ये जा सकता है कि इस कोटिजन जो यज्ञ है इसके पंडित जी कौन थे? पूछा जा सकता है। जैसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे कौन? सवाई जयसिंह, उनके पंडित जी कौन है? मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आप जैसे सोच रहे वैसा कुछ है नहीं है ना। इनके पंडित जी कौन है? बड़ा यूनिक क्वेश्चन है ये। विश्व रूपम, विश्व रूपम, ये विश्व रूपम नाम से कुछ आपको याद आया? हाँ आया ना। हाँ नहीं, वो विश्व रूपम से आपको कुछ याद आया? सर यहाँ तो याद है, मंगल गांव याद आएगा। हमारे राजस्थान के अंदर बनी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है, वह है क्या ऐसी? यस, अभी स्थापित हुई थी पिछली सरकार में, विश्व रूपम, नाथ द्वारा के अंदर। हाँ तो डरा भाई, आ रहा करंट के हिसाब से क्वेश्चन आया था। विश्व रूपम नामक मूर्ति कहाँ स्थापित हुई थी? नाथ द्वारा में। चलो कोई नहीं, अपने ये कोटिजन यज्ञ ये यूनिक क्वेश्चन है। इनके दरबारी बीजादित्य और इनके गुरुजी राघवदेव। हमीरदेव चौहान इनकी एक उपाधि है, और इनकी जो उपाधि है वो है हटी हमीर, हटी हमीर। इसीलिए इसी उपाधि से संबंधित और हमीरदेव चौहान से संबंधित एक कहावत है, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। मतलब सिंह गमन, शेर एक बार शिकार पर निकल जाता है तो वो शिकार करके आता है, चाहे किसी का भी करो। सत्य पुरुष वचन, यानी कि सत्य आदमी कोई वचन दे देता है ना, उस पर कायम रहता है, जैसे भगवान श्री राम हुए। कदली फले एक बार, केला एक ही बार फलता है, दूसरी बार गड़ता है। उसी प्रकार तिरिया तेल, यदि किसी लड़की के शादी से संबंधित तेल चढ़ जाता है ना, फिर उसकी शादी होनी तय है। अब वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा, इनकी शादी जरूरी है, तिरिया तेल। इसी प्रकार हमीर हट, यदि हमीर किसी को वचन या हट कर लेता तो फिर वापस मुकरता नहीं था, इसीलिए तो इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य गंवा दिया। कैसे कि हमीर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही होंगे उनको शरण देंगे, अलाउद्दीन खिलजी वापस उनको कहेगा लौटाने का, लेकिन हमीरदेव चौहान मना कर देंगे। मतलब इतना हट कर लेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनको वापस नहीं लौटाएंगे। तो वो एक कहावत भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से ये किससे संबंधित है? हमीरदेव चौहान से, तो वो भी लिखी लो। सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो बात है जी। सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। हमीर हट लिखना ना। इसके अलावा हमीरदेव चौहान सेनापति, हमीरदेव चौहान के सेनापति। वैसे ऐसे तो देखा जाए तो सेनापति 5 हैं इसके टोटल, दो दो जोड़ियों में है और एक सिंगल है। वो सिंगल है वो बेचारा मारा जाएगा, हालांकि मारे डबल भी जाएंगे। बता सकते हैं आप? जैसे पढ़ा हो तो इसके सेनापति। यस, देखो एक तो सेनापति रहेगा इसका जिसका नाम है गुरुदास सैनी। बाकी जोड़ियों में है जैसे धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह, और एक रणमल रतिपाल। सारे मारे जाएंगे जी, लेकिन रणमल रतिपाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले कौन थे? रणमल रतिपाल। विश्वासघात, कई बार क्या होता है कि होता नहीं है विश्वासघात, लेकिन फिर विश्वास कर लिया जाता है। इतिहास हमें काफी सारी चीजें बताता है जी। अब जैसे शेरशाह सूरी आया था तो जेता कुंपा को मिले थोड़ी थे उनसे, लेकिन वो क्या है कि आपको अपने किसी अच्छे दोस्त या रिश्तेदार के बारे में किसी दूसरे से सुनने को मिले कि नहीं यार वो ईयान को है, तो आप उस बात पर कभी विश्वास नहीं करें, डायरेक्ट उनसे जाकर बात करें। यहाँ पर ये इसीलिए विश्वासघात हो रहा है क्योंकि हमीरदेव चौहान इनसे मिल नहीं रहा है। उधर मालदेव जेता कुंपा से मिले नहीं थे, डायरेक्ट रवाना हो गए थे लोगों की बात में। तो इतिहास हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना होता है, लेकिन जीवन में फैसले वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए लिए जाते हैं, इतिहास की तरह नहीं लिए जाते। तो ये इनके क्या है? सेनापति।
तो ये तो हो गया इनका पूरा जीवन परिचय हमीरदेव चौहान का। बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन। राघव देव है, बीजादित्य है, कोटि जनयज्ञ, इनके पंडित जी, इनकी उपाधि, इनके सेनापति। मतलब ये बात है कि सारे इंपॉर्टेंट है जी, हमीरदेव चौहान की बातें सारी इंपॉर्टेंट है। अब आप हेडिंग डालिए हमीरदेव चौहान की जानकारियां कहां कहां से मिलेगी हमें, ये लिख लिया, लिखो ये। अगला बिंदु है हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारियां कहां कहां से मिलेगी हमें। गणित ये ना पिए तो सर काफी जहां टाइम हो गया लिख लिया। अगला बिंदु आप हेडिंग डालिए हमीरदेव चौहान की जानकारियां, कि हम जो हमीरदेव चौहान को पढ़ेंगे उनकी जानकारी कहां कहां से हम पढ़ने वाले। लिख लिया, ये तो लिख लिए। जानकारियां हमीरदेव चौहान के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे उनकी जो जानकारियां हैं वो हमें मिलेगी कुछ ग्रंथों से, जैसे जैसे हमीर महाकाव्य, जैसे हमीर हट, हमीर राशो, एक हमीरायण, एक हमीर बंधन। आप में से इन पांचों के कोई लेखक बता सकता है? स्वागत है उनका। जोधपुर सापे से। सर 5 का पता नहीं, 3 तो बता सकते हो आप, इतना तो प्रयास कर ही सकते हैं आप। कौन से 3 बताओगे आप? एक नंबर, एक नंबर के कौन है? नयन चंद्र सूरी, शाबाश। हमीर महाकाव्य और हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, ये लीजिए। फिर और कौन सा बताएंगे? हमीरठ, हमीरठ के कौन है? शाबाश, चंद्रशेखर। हमीर रासो के, हमीर रासो 2 ग्रंथ है, याद रखिएगा, एक तो जोधराज द्वारा लिखा गया है और एक सारंगधर। जब भी आता है तो दोनों में एक ऑप्शन आता है, सारंगधर। और हमीरायण, हमीरायण के लेखक है पांडव व्यास। हमीर बंधन के लेखक कौन है? अमृत कैलाश। वैसे तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन। लेकिन देखो ये जो 5 हमीर है ना, ये सारे ये हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी देते हैं सारे ग्रंथ। लेकिन वो जो हमीर मदमर्दन है वो हमीर दूसरा है। कौन सा? वो मेवाड़ का शासक है जिसका नाम है हमीरदेव सिसोदिया, उसके बारे में वो ग्रंथ है। उसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि निम्न में से वह ग्रंथ जो हमीरदेव चौहान से संबंधित नहीं है। ऐसा यदि आ गया तो हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर बंधन और हमीर मदमर्दन ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो वो हमीरदेव सिसोदिया का है जो किसके द्वारा है? जय सिंह सूरी द्वारा। बाकी ये सारे इस हमीरदेव चौहान के बारे में, जय सिंह सूरी। लेकिन इसके अंदर जिस हमीर का उल्लेख है वो हमीर सिसोदिया है। 1326 के अंदर मालदेव सोनगरा के पुत्रों को पराजित करता है। हाँ, हाँ, जय सिंह सूरी। अंकित बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लिया। तो जीवन परिचय हो गया और ये जानकारियां हो गई। अब लिखिए हमीरदेव चौहान के समकालीन। इन्होंने अपने जीवन में, चलो पूछ लेता हूं पहले, हमीरदेव चौहान द्वारा अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 16, 17, 18 और 21। 17 कितने किए गए थे और जीते कितने थे? 16। आखिरी हार गए थे। ये लिखिए ना, ये भी थोड़ा सा नोट करके ऐड कर लेना ना।
कौन सा? हमीर मद मदन, भांडव व्यास, हाँ विकास। लिखिए, चलिए हेडिंग लगाइए, हमीर देव चौहान के समकालीन, समकालीन। इसके अंदर लिखिएगा हमीर देव चौहान का शासनकाल। और हमीर देव चौहान का जो शासनकाल है उसका टाइमिंग है 1382, सॉरी 1300 क्या, 1200, ना ना 82 तो है, 1282 से लेकर 1301, 1301 के अंदर आक्रमण होगा, अलाउद्दीन खिलजी का कहानी समाप्त हो जाएगी। हमीर देव चौहान ने, याद रखिएगा, कुल 17 युद्ध किए, कुल 17 युद्ध किए, और 17 में से 16 युद्ध जीते, 16 युद्ध जीते। ऐसे ही आपको पता हो तो कल हमने, देखो देखो ऊपर देखो, देखो कहीं आयो है, आप ऊपर देखो, आप सुनो हमारी बात। परबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज और गौरी के मध्य कुल कितने युद्ध हुए हैं? और पृथ्वीराज परबंध के अनुसार कितने युद्ध हुए हैं? आपको क्या लगता है? मैं जैसे आपको क्रम से लिखा है वैसे क्रम पूछूंगा। यस, तो किन के अनुसार फिर 7 हुए हैं? हाँ? किसके अनुसार? अच्छा मैं वैसे ही पूछूं सर, ऐसे मत पूछो ऐसे कि किन के अनुसार 7 युद्ध हुए थे दोनों के मध्य? लास्ट लास्ट है, ऐसे थोड़ी हो यार, मतलब कर्म पूछो मत, कर्म याद कराना। 23, 21, 8 और 7, इनको याद किया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार है कितने? 21, 23, 21, और प्रबंध के अनुसार कितने? 8, और 7 किसके अनुसार है? महाकाव्य। और वैसे डायरेक्ट पूछा जाए कि पृथ्वीराज और गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए हैं, तो 2 बस। तो इन्होंने कुल 17 युद्ध किए थे, 16 जीते। इनके समकालीन की हम बात कर रहे हैं तो देखो, दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के 2 शासक इनके समकालीन हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो है जलालुद्दीन खिलजी, और एक याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा हमीर ने जिन जिन को पराजित किया है, हमीर द्वारा पराजित किए गए शासक कौन कौन है, तो देखो हमीर ने जिन जिन को पराजित किया था उनकी भी एक लिस्ट है। इन्होंने मेवाड़ के शासक को पराजित किया जिनका नाम है समर सिंह, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। इन्होंने आबू के शासक को पराजित किया था जिसका नाम है प्रताप सिंह, ये भी एक अलग ही टून थी नहीं? मेवाड़, मेवाड़ के शासक कौन? समर सिंह को पराजित किया, आबू के शासक प्रताप सिंह को, और धार के शासक भोज को पराजित किया, और भीमरस के अर्जुन को भी पराजित किया था। तो इन सबको क्या किया? पराजित किया था। ये भी कई बार आ जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखें। जैसे पृथ्वीराज तृतीय के समय हमने पढ़े थे कि गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का, गुजरात का शासक कौन था? भीम सेकंड कौन सा था? चंदेल शासक कौन था इनके समय, पृथ्वीराज के समय? परमर्दी देव चंदेल। और घेड़वाल शासक कौन था? जयचंद घेड़वाल। तो हमें पढ़ना है हमीर देव चौहान का जो संघर्ष है वो दिल्ली के साथ। उधर तो नाम याद रख लेना, कोई पूछ ले तो थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछना चाहेगा तो हमीर की जानकारियों से क्वेश्चन बनता है, ग्रंथ से अच्छा, इनके जीवन परिचय से अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब संघर्ष, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाइए हमीर देव चौहान वर्सेज जलालुद्दीन खिलजी। पहला आगे, आप इसे घर पे भी पढ़ते रहना ना, क्योंकि जल्दी मैं ऐसे बधाई दे दूंगा, बधाई आपके चौहान हुए कंप्लीट, क्योंकि सांबर के हो गए, अजमेर हो गए, और ये होने वाले हैं।
हम लोग वो भी पढ़ेंगे, इसके बाद में फिर हम चलेंगे, है ना? हाँ, उसमें इतना टाइमिंग नहीं लगेगा जी। हालांकि बूंदी के हाड़ा चौहान पढ़ेंगे तो उसमें वैसे रणथंभौर और जालोर के चौहानों से ज्यादा डिटेल है उधर बूंदी के हाड़ाओं में। चलिए, अब लिखिए सबसे पहले बोर्ड पर देखिए, आप एक ही पेज में पूरा लिख दूंगा कंप्लीटली, जहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे। बोर्ड पर देखिएगा, हमीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। यहां पर एक एक बात इन दोनों की आपको पता है कि हमीर देव चौहान तो रणथंभौर के शासक हैं और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर दो अभियान किए जाएंगे। प्रथम अभियान और दूसरा अभियान। दूसरा अभियान तो होगा 1292 और प्रथम जो अभियान होगा वो होगा 1290। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हमीर देव चौहान के खिलाफ किया गया प्रथम अभियान कब था? इस अभियान से कभी टाइमिंग नहीं पूछा है, इस अभियान से कमेंट पूछा है, और इस अभियान से टाइमिंग भी पूछा है और एक बात भी पूछी है। लेकिन उससे पहले 2022 के ही किसी पेपर में था, शायद लेब असिस्टेंट के पेपर में ही क्वेश्चन था, वो पहली बार ही पूछा गया कि हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य हम जो ये अभियान पढ़ेंगे इसकी जानकारी जो है वो कौन से ग्रंथ में है? यदि आप बताना चाहे तो आपका स्वागत है, और नहीं है तो सापो अटी पड़ी रही हो। हम टिप्पी मार दियो, आप कहीं आप घंटी फाटे कोई मन में आवे जो, लेकिन मन में हमीर वाली किताब मत आ जियो ना, उसके अलावा है। आज आपका मूड नहीं है ना, आज आपका मूड खराब है। सुबह सुबह ना किसी का मुंह मत देखा करो, कांच में जाकर खुद का ही देखा करो। अच्छा, खुद का ही देखा क्या? मिफ्ता उल फुतू, कौन सी? मिफ्ता उल फुतू। जबकि रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ है उसका उल्लेख जिस ग्रंथ में है उसका नाम क्या है? मैं आज कौन बताऊं सर, चाहे क्यों मैं मां को मौन व्रत काल तोड़ा। अच्छा, मतलब कल जियोग्राफी के लिए बचा के रखा ऐसे, उसका उल्लेख इस ग्रंथ में है, खजाइनुल फुतू में। ये दोनों ही पुस्तकें एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, नो डाउट इसमें। लेकिन इन दोनों का जो उल्लेख है इस ग्रंथ में किसके द्वारा लिखी हुई है ना? हाँ, बस आप खुश रहो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतू, जिसके अंदर इन दोनों के मध्य ये जो अभियान हुआ है उनका उल्लेख है। अब देखो बोर्ड पर, प्रथम अभियान जब हुआ था, प्रथम अभियान, प्रथम अभियान यहां जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहे, असफल रहे। ठीक है, बस इसी अभियान में क्या हुआ कि हमीर का सेनापति, हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया, गुरुदास सैनी मारा गया। आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पुराने क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अभियान में कौन सा सैनिक मारा, सॉरी कौन सा सेनापति मारा जाता है। ये स्पेशली सेकंड ग्रेड के अंदर आते हैं। अभी आपको बताएंगे आगे जब अभियान होगा अलाउद्दीन खिलजी का तो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे कभी नहीं पूछा है आज तक, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। तो ये स्वयं मारे गए, लेकिन अलाउद्दीन सॉरी हाँ जलालुद्दीन खिलजी का जो अभियान था इसको क्या कर दिया? असफल। दूसरी बार फिर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी, असफल रहे। और जब ये असफल रहे और यहां से दिल्ली जाने लगे, तब इन्होंने एक कमेंट कर दिया था इस किले को लेकर। तब इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब वो बाल दाढ़ी को भी हो सके और सिर का बाल भी। इंडियन हिस्ट्री तो ये कहती है कि ये कमेंट सिर के बाल से है, लेकिन आप कहेंगे वहां दाढ़ी को बाल ना, ना किसको? मैं ऐसे 10 एक बाल के बराबर, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मतलब आराम याद जान तो जी था ने नहीं समझता। क्योंकि जब ये जहां से जाने लगे ना, तो मतलब लोग तो पूछ लेते हैं हाँ भाई कहीं जैसे थे अभी काफी टाइम बार टाइड हो तैयारी करने बार पशु परिचर को माहौल चले, तो कोई पूछ लियो था गाँव धार के हो पर थाने भी मात्र सिचुएशन काम करेगा। अगर अच्छो योजना नहीं बढ़िया और नहीं योजना दी को नहीं मैं भाई पेपर बढ़िया हुआ तो बताओ नहीं नहीं बढ़िया हुई और नहीं योजना नहीं नहीं
मैं भरा ही हूँ, मैं अलग लेवल की तैयारी करा। ऐसे इसको पूछ लिया होगा तो इन्होंने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं मैं कायम जा। तो आपको यहाँ क्या पकड़ना है? नहीं वाड़ से पकड़ना है, वाड़ ही पकड़ना है, तभी कमेंट याद रहेगा। जैसे कुंभलगढ़ किले से क्या पकड़ा आपने? पगड़ी, मतलब सिर की पगड़ी गिर जाती है और यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बधाई हो आपके, जलालुद्दीन खिलजी कंप्लीट। अब होगा संघर्ष हमीर देव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। कैसे? उसके पूरे जीवन काल का? बिल्कुल। राहुल इसमें आते नहीं है, इतिहास से क्वेश्चन आते भी नहीं इसमें, है ना? आपके एग्जाम में तो आएंगे भी नहीं, प्री में नहीं आते बट मेंस में तो आते ही हैं। जरूरी नहीं ये आंकड़ा 10 का ही आए, ये 100 का भी आंकड़ा आ सकता है ना। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, हमीर देव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, लिख लीजिए, कोई आराम से। लिख लिया सबने? चलिए फिर हेडिंग, हाँ क्या? अच्छा आप अभी तलवार भी लगे हुए हो क्या? वो स्पेशल है जी। अब हम पढ़ेंगे हमीर देव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। इनके मध्य ये जो संघर्ष हुआ है, इनके मध्य ये जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष का उल्लेख तो किसमें है? हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य हुआ संघर्ष तो किसमें उल्लेखित है? मिप्ता उल फुतू। और इनका जो संघर्ष है वो किसमें उल्लेखित है? उसी ग्रंथ में जिसके अंदर रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का, खजाइन उल फुतू में, जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। तो वो उधर मिफ्ता है ना, इधर खजाइन है। यहां संघर्ष की वजह क्या है? ये संघर्ष हो क्यों रहा है, कारण क्या है? कारण या वजह क्या है? तो वजह नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और दूसरी, ये शासक भी कैसा था? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी शासक। वजह नंबर 2, रणथंबोर का व्यापारिक मार्ग
मालवा मार्ग पर स्थिति, मालवा अभियान पर जाना था तो ये बीच में आता था। नंबर 3, अपने चाचा की हार का बदला लेना, अपने चाचा की हार का बदला। चाचा मतलब यहां पर कौन है? हाँ, जेके, जेके का बदला। वैसे चाचा भतीजा और इबिया ससुर भी थे, ससुर दामाद भी थे, बिल्कुल। तो जेके का बदला, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी कई बार यहां आक्रमण किए लेकिन जीत नहीं पाया। नंबर 4, नंबर 4 वजह है हमीर द्वारा, शॉर्ट में लिख देता हूं एके, हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना, विद्रोहियों को शरण देना। और विद्रोही कौन कौन थे? एक तो था मोहम्मद शाह और एक था कहबरू। पांचवी वजह, पांचवी वजह दिल पे लग गई जी, बाकी तो वो नहीं। वो एक कारण यहाँ गानो जरूरी यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? जिम्ना बेगम। इस जिम्ना बेगम का प्रेमी था जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। और इसी को हमीर ने क्या दी थी? शरण, हमीर द्वारा शरण। क्या में आए कि निम्न में से इनके मध्य वजह की कारण या संघर्ष वजह जो भी आए, 5 बातें ध्यान रखनी आपको कि क्या क्या वजह थी। अब ये थोड़ी आएगा डायरेक्ट है, ये तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, काम तो और ही गणु है। बजे ने बार थाको गुवाड़ी में ब्याह मंड जाए तो थाको जानो जरूरी थोड़ी, थाको और ही काम गणु है भाई, कोर्स भी करना है, तैयारी भी करनी है नहीं सर। लिख लिए सबने? तो बस इन दोनों के मध्य अभियान होता है, और अभियान जिस युद्ध संघर्ष के साथ होता है, हेडिंग डालिए हिंदू वाट दर्रे का युद्ध। इस युद्ध से इन दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। ये युद्ध डिसाइड कर देता है कि आगे क्या करना है। ये लिख लिया सभी ने? चलिए हेडिंग डालिए और हिंदूवाड़ दर्रे का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 1299 ईस्वी में। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो एक तरफ अमीर है और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है। हालांकि आए ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों की ओर से कौन कौन है? अमीर की तरफ से तो है अमीर के सेनापति, और इन सेनापतियों के नाम है, एक का नाम है धर्म सिंह और एक का नाम है भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह। उधर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति दो, एक का नाम है उलुग खां और एक का नाम क्या है? नुसरत खां। कहते हैं जब ये युद्ध होता है हिंदूवाड़ दर्रे के अंदर, तो हिंदूवाड़ दर्रे के अंदर अमीर के जो सेनापति है वो क्या होते हैं? विजय। क्या होते हैं? विजय। ये विजय हो जाते हैं। इस खुशी में धर्म सिंह तो यहां से निकल जाता है, भीम सिंह जो है वो खुशी के मारे यहीं रह जाता है। तब तक अलाउद्दीन खिलजी का एक और अन्य सेनापति आ जाता है सेना लेकर, अन्य सेनापति जिसका नाम क्या है? अलप खां। क्या नाम है? अलप खां। ये आ जाता है। उसी बीच में किसकी हत्या हो जाती है? भीम सिंह मारा गया। धर्म सिंह वहां पहुंचा रणथंबोर, तब पता चलता है कि पीछे से भीम सिंह की क्या हो गई है? हत्या।
ये हत्या का पूरा भार किस पर चला जाता है? धर्म सिंह पर। यानी कि हमीर देव चौहान ये सोचता है कि भीम सिंह की जो हत्या हुई है वो किसकी वजह से हुई है? धर्म सिंह। इसीलिए हमीर देव चौहान अपने सेनापति की पोस्ट से इसको हटा देता है और इसकी जगह एक नए बंदे को नियुक्त करता है जिसका नाम है भोज। लेकिन कुछ समय के बाद में पता चल जाता है कि नहीं नहीं वो आपने यहाँ को नहीं, तो इसकी वापस क्या हो जाती है? नियुक्ति। जब भीम सिंह की इस दर्रे के अंदर हत्या होती है तो ये सारे मिलकर पीछा करते हैं किसका? धर्म सिंह का, और जायन दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। उस जायन दुर्ग के आक्रमण के तहत इन दोनों में से एक मारा जाता है और उसका नाम क्या है? नुसरत खां। ये मारा गया, लेकिन इन सेनापतियों द्वारा किस पर अधिकार कर लिया गया है? जाइन दुर्ग पर। जाइन दुर्ग पर अधिकार। अब जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया है, अब ये अभियान करेंगे कहां पर? रणथंभौर। लेकिन इस बीच कौन मारा गया है? ये सेकंड ग्रेड में आया था। इधर से मारा गया है कौन? नुसरत खां, और इधर से कौन मारा गया है? भीम सिंह। याद रखना। इसके साथ क्या हुआ? तो हमीर ने पद से हटाकर भोज की नियुक्ति की। लेकिन कुछ समय बाद वापस धर्म सिंह को नियुक्त किया, उतारी। तो इधर से मारा गया है भीम सिंह, उधर से मारा गया है नुसरत खां। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नुसरत खां मारा गया है, मतलब पीछे बचा कौन है? उलुग खां। इसका मतलब जो रणथंभौर जीतेंगे तो किसे सौंप के जाएगा वो? ये भी आया सेकंड ग्रेड में। तो पहले 14 में वो आया था नुसरत खां वाला, उसके बाद में उलुग खां वाला आया था। मतलब यहां से पूछता है। हालांकि वैकेंसी तो नहीं आई है, नहीं आई है ना अभी। आ जाएगी। अभी क्या है देखो, 25 दिसंबर तक सरकार बिजी है अपने 1 वर्ष कार्यकाल को लेकर, ठीक है। फिर बाकी कुछ और बिजी हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि तब तक आप आगे तब ठाक होने, लेकिन अर्धवार्षिक एग्जाम आ जाए, अर्धवार्षिक एग्जाम भी आ जाएंगे ना सारों के, तो बंद में बिजी हो जाए। बस जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल हो जाए, काम वही होने, बोर्ड की क्लास होंगे, मार्च में उनके एग्जाम है, फिर आप हौली हौली बनाए लें, बस देखना कोई। 50 मान लो। लागू था ना, देखो एकदम पाटा फिर ये नहीं रही। 2 4 ही आ जगह जाता रहे, पानी खराब है जी। ये लिख लिया। अब देखिए आइए आगे। सपोज देन समझिए ये एक पहाड़ी है, और समझिए क्यों रणथंभौर किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो रणथंभ पहाड़ी भी है, 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसीलिए रणथंभौर का जो किला है वो बहुत नजदीक जाने पर ही दिखाई देता है, दूर से दिखाई नहीं देता। ये बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग। इसके पास में जाने के लिए पहले जीतना पड़ता है कौन सा? जायन दुर्ग। और यहां पर बैठे हुए हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, और अब स्वयं आ गया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और इनके सेनापतियों ने इस किले के चारों ओर घेरा डाल दिया है, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर। आप यहाँ एक बात पूछ सकते हैं, घेरा क्यों डाला? अंदर ही घुस जाते। घेरा क्यों डाला? अंदर क्यों नहीं गए?
हम मतलब कुछ 2 4 5 एन बता फेंको करे हुए वही गाड़ी गुनी तेल गुनो तो सही रस्तो गुनो तो आग बंद हो। क्या लग रहा है आपको? किसी किले के अंदर कोई सेना प्रवेश करती है सोच समझ कर करती है, क्योंकि बाहर ये जो सैनिक बैठे हैं इनको पता थोड़ी है कि अंदर क्या क्या है। भाई एक तो गेट खोलते ही खाई आएगी जना, अचानक दे हम, और क्या पता गेट जैसे ही खोला फायर शुरू हो गई, पता नहीं है ना। ऐसे मतलब किसी किले में प्रवेश थोड़ी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे सैनिक बाहर घेरा डाले। बाहर क्यों घेरा डाले हुए? ये सोच रहे हैं कि जैसे इस किले के लोग बाहर आएंगे तो उनमें से किसी ना किसी को पकड़ लेंगे, पकड़ के पता करेंगे कि किले के अंदर की स्थिति क्या है, कम से कम कुछ जानकारियां तो हो। ऐसा तो नहीं जाके दीवार के हाथ लगाए और सीधे झटको 420 को करंट को बाहर फेंक दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे सैनिकों ने बाहर घेरा डाल रखा। अच्छा, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान के सेनापति इस युद्ध में जो आएंगे वो कौन होंगे? रणमल और रतिपाल। और बाकी सारे लोग वो बाहर आ नहीं रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है बाहर घेरा डाल रखा है। क्या होता है कि दोनों में आपस में कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन बताए कौन? ये अंदर तब तक है, बाहर वाले को ये पता है कि आखिर में कभी ना कभी तो इनको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर कब तक रहेंगे। क्योंकि जो किला होता है ना, वैसे किले के अंदर सारी व्यवस्था होती है, यानी कि रहने की, पीने की, मतलब पानी पीने की, सर पीने मतलब पानी पीने की खाने की, तो मतलब वो पूरी सुविधाएं होती है। तो बाहर वाले देख रहे हैं कि अंदर वाले कब तक रहेंगे, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने, आखिर में पानी की तो कमी आएगी ना। मतलब जैसे बारिश की सीजन की विपक्ष है, या बारिश की सीजन आने वाली उससे पहले भी तो खत्म हो सकता है। इसलिए बाहर ये जो सैनिक है ये सारे सारे क्या कर रहे हैं? इंतजार। लेकिन कहते हैं कि रणमल जो रतिपाल है इनसे मुलाकात हो जाती है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी रणमल और रतिपाल के सहयोग से इस किले के अंदर प्रवेश कैसे करना है इन गुप्त रास्तों के बारे में जान लेता है। यह बात पता चल जाती है किसको? हमीरदेव चौहान को। एक तो ये वजह है कि ये सैनिक प्रवेश करेंगे। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि रणमल रतिपाल को ये संदेश भिजवाया गया था, लेकिन रणमल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में कोई बात नहीं रखी। जैसे रणमल रतिपाल आए इधर से अलाउद्दीन खिलजी गया और दोनों आपस में बैठे और बात की, तो रणमल रतिपाल ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ की बात करा। लेकिन ये दोनों पास में बैठे, दूर कोई बंदा देख रहा है, वो क्या सोचेगा? भाई जैसे आप गाँव वाला एग्जाम्पल है, दो शूरा है पीवनाड़ा, पूरे गाँव जाने के 8 बजते ही फ्री है, उसके पास में आप खड़े हो, गाँव लगाई देख के, अरे आजकल वो भी हाँ फ्री हो, मतलब संडे तो कर ही लेंगे ना, अरे वही फ्री हुआ है आजकल, मंगलवार बढ़ गया, ठीक है, मतलब बात तो करेंगे ना। तो वो जब दोनों पास में से खड़े थे तो दूर लोगों ने हमीरदेव चौहान को ये संदेश भिजवा दिया कि आपके जो सेनापति हैं वो तो किससे मिल गए हैं। इसीलिए हमीरदेव चौहान ने कहा चलो गेट खोलते हैं और युद्ध करते हैं। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य जो ये युद्ध होगा, इस युद्ध के तहत इतिहास में पहली बार एक घटना आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप क्या पढ़ेंगे? साका। साका क्या होता है? केसरिया और जोहर। केसरिया तो करते हैं कौन? पुरुष। कैसे करते हैं केसरिया? पुरुष केसरिया कैसे करते हैं? केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। पूछा जाता है युद्ध भूमि में निम्न में से किस रंग की पगड़ी धारण की जाती है? और केसरिया वैसे किसका प्रतीक है? केसरिया धारण करके दो ही उद्देश्य लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं कि या तो युद्ध जीत के आएंगे और या फिर युद्ध में काम आएंगे। काम आने का मतलब है वीर गति को प्राप्त होना। यदि यहां पर पुरुष केसरिया करते हुए जीत गए, इसका मतलब बाहर से जो आक्रमणकारी आया वो भाग जाएगा यहां से। उसके बाद में जो किले के अंदर महिलाएं बची है वो जोहर नहीं करेगी। यदि ये सारे पुरुष केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो गए और पराजित भी हो गए, तो बाहर से वे आए हुए आक्रमणकारी वो किस किले में आएंगे? और किले में कौन बची है? केवल महिलाएं। वो अपने सम्मान आत्मरक्षा के लिए क्या करती है? जोहर। जोहर दो तरीके से हो सकता है, या तो स्वयं को जल या फिर स्वयं को आग के हवाले करना। वैसे भी आग भी पवित्र है, उतना जल भी पवित्र है। भाई कोई आदमी की शोगन खाता ना तो आग का नहीं हाथ कर ले, आग नहीं हुए ना तो जैन गांव में हाथ में बीड़ी हुए तो क्या आधे बीड़ी की होगन खाऊं। हालांकि वो नीम डाक नीचे बैठे तो ऊपर कहते दे नीम की होगन है, पानी नहीं हुए तो हाथ में देते पानी ले, जो भी है। तो केसरी और क्या होगा? जोहर। तो यहां पर हमें एक घटना लिखनी है। इसके बाद में आप हेडिंग डालिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण 1301। जब यह आक्रमण होता है तब यहां घटना होती है, वो है आपके राजस्थान का प्रथम साका बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? राजस्थान का प्रथम जल जोहर। के एग्जामों में क्वेश्चन आ रखा है, तो आपके एग्जाम के लिए भी खास ही होता है। ये कब हुआ है? तो याद रखिएगा 11 जुलाई, याद रखना ना। आक्रमणकारी कौन है इस समय? तो आक्रमणकारी है, याद रखिएगा, एक अलाउद्दीन खिलजी। यहां शासक कौन है? हमीरदेव चौहान, जिसके साथ मिलकर केसरिया होगा। ये क्या करेंगे? केसरिया। और
जल जौहर करेगी कौन? इसकी पुत्री जिसका नाम है रंगदेवी। हालांकि इसकी पुत्री है जिसका नाम है देवल दे, वो भी जल जौहर ही करेगी, लेकिन वो एक दिन पहले कर लेगी। देवल दे, पद्मला तालाब। और रंग देवी जिस तालाब में जौहर करती है उसका नाम है रनिहार तालाब। लेकिन ये कभी ऑप्शन में नहीं आए तो आपको पद्मला तालाब भी मिलता है। इसके अंदर क्या करती है, तो ये राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी घटना है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। रणथंभौर किले में ही तो है ये दोनों जल स्रोत। हम्म। हाँ होता। हाँ हाँ। मतलब एनसीईआरटी की बुक में उल्लेख जो है वो यही तालाब है। इसी घटना से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो कि एग्जाम में वन लाइनर आते हैं। अन्य तथ्य, अन्य तथ्यों में पहले अमीर खुसरो के कमेंट पढ़ लेते हैं दो। अमीर खुसरो के कथन, दो कथन है। कौन कौन से? एक तो है रणथंभौर दुर्ग में दो सोने के सिक्के के बदले, दो सोने के सिक्के के बदले चावल का, चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है, एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। यानी कि मैंने लोग भूखा मरे। सीधी बात आई, ये लाइन को तोड़ मरोड़ एक ही बात हो, मैंने लोग भूखा मरे। दूसरा कथन आपको पता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर अधिकार हुआ तब एक कमेंट कहा गया, कौन सा? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी, इस्लाम का घर। ये दो कथन। इसके अलावा अन्य तथ्य के अंदर यह है कि हमीर के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इनके द्वारा विश्वासघात, हालांकि वो भी लड़ते हुए वीर गति को ही प्राप्त हुए थे। मतलब आए कि हारने की वजह क्या थी, तो इनका विश्वासघात द्वारा हमीर के साथ विश्वासघात। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलकर मार दिया और प्यार करेगा। वो भी पत्नी से नहीं, मतलब मेरी पत्नी से, खुद की पत्नी से कर तो कर। हाँ? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलकर मार दिया, तो मेरी पत्नी से प्रेम करेगा। हालांकि ये विद्रोही हुआ करते थे। जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे ना, तो उन्होंने मंगोलों को बसाया था नौ मुसलमान के नाम से। ये वो मंगोली हैं जो गुजरात के अभियान से जब आ रहे थे ना, तो इनके मध्य क्या हो गया था, मतभेद हो गया था धन के बंटवारे को लेकर। तब ये दो बंदे वहां चले गए थे। लिख लेना, नौ, नौ मुसलमान के नाम से जेके ने मंगोलों को बसाया था। क्योंकि मुगल प्रशासन देखेंगे ना आप, तो मुगल के जितने भी राजा हुए हैं, चाहे बाबर से शुरुआत कीजिए, वो भी विद्या सीख के मंगोलों से आया है। अकबर भी इन्हीं से सीखा करता था। गुजरात धन के बंटवारे को लेकर विवाद, इसीलिए मोहम्मद शाह ने केहबरू के साथ अमीर के पास क्या ली थी, अमीर के पास शरण ली। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उलुग खां को सौंप दिया। मारा तो कौन गया? नुसरत खां, जबकि सौंपा किसे गया था? उलुग खां को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये दोनों ही। उतार लीजिए।
तो ये आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं कौन से, रणथंभौर के चौहान। घर जाकर सोने से पहले इसका रिवीजन करना है एक बार, ठीक है। कल हम इसी प्रकार जिन चौहानों को पढ़ेंगे वो है जालोर के सोनगरा चौहान, ठीक है, फिर सिरोही के देवड़ा चौहान, फिर बूंदी के हाड़ा चौहान। हाँ, और कल कितनी बजे आना है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप, 2 बजे आना है, ध्यान रखियो। ये उन्हीं क्या, ओलियो सर, ओलियो मैं भूल गया। तो ये रणथंभौर के चौहान हो गए। रणथंभौर के चौहानों में ये रहे वो शासक। यस, इतने से आपको याद रखना है। देखो जैसे एक लाइन मैंने नहीं लिखा है आपको, तो अपने आप ही याद रह जाएगी कि रणथंभौर के चौहानों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, हमीरदेव चौहान, ठीक है। बाकी ये सारे सारे शासक, इनके समय किसका क्या अभियान हो रहा है, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। और रिवीजन करिएगा, बाकी कल पढ़ेंगे जालोर के सोनगरा चौहान। ये लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा आराम से, बाकी बाकी की चर्चा करेंगे कल।